मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, जी 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। ठीक 11 बज गए हैं और मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ठीक 11 बजते हैं तो मुद्दे की बात लेकर आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। आज का मुद्दा सबसे पहले आपको बता देते हैं, क्योंकि मुद्दे की बात में आज बजरंगबली और अली पर बातचीत होगी, क्योंकि बजरंग और अली का नाम इस वक्त कर्नाटक के अंदर खूब सुनाई दे रहा है। बजरंगबली का नाम तो सभी ले रहे थे, बात चाहे कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की करे या फिर बात बीजेपी की करे, लेकिन अब अली का नाम भी कर्नाटक के अंदर लिया जा रहा है। इसलिए शब्द का इस्तेमाल हमने किया, बजरंग और अली। और आज आपको बताएंगे कि आखिर कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर ही दो फाड़ बजरंगबली को लेकर क्यों हो गई। पहले कांग्रेस ने कहा कि बजरंग दल को बैन करेंगे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस में ही हाय तौबा मच गई और कांग्रेस अपने आप को हिंदुत्व वाली पार्टी बनाने पर आखिर क्यों मजबूर हो गई। क्या बीजेपी ने कांग्रेस को मजबूर किया? क्योंकि बीजेपी खुलेआम कह रही है कि हम हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने यह कह दिया कि कांग्रेस बजरंगबली का अपमान कर रही है। लेकिन क्या कांग्रेस की यह मजबूरी रही कि कांग्रेस अब यह बता रही है कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, मुसलमानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज हम आपको बताएंगे ऐसा कांग्रेस क्यों कह रही है और इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं विदेश मंत्री की एससीओ मीटिंग के साथ, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आतंकवाद को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से बयान सामने आया है और पाकिस्तान के सामने भारत का आतंकवाद हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एससीओ समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। आतंक किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो के सामने ये बात कही। आतंक की फंडिंग पर भी लगाम लगे। दरअसल ये कहा गया है कि जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, जब सीमा पार से आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और आतंक की फैक्ट्री लगातार जारी थी, यानी सीधा सीधा पाकिस्तान पर हमला बोला गया। और एस जयशंकर ने जहां पर एक तरफ बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री का स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ एससीओ मीटिंग में प्रहार आतंक पर किया गया, प्रहार पाकिस्तान पर किया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से एस जयशंकर का बयान इस वक्त सामने आ चुका है। और सबसे पहले यही बात की गई है कि कोई भी देश आतंक पर लगाम लगाने में सबसे पहले सक्षम हो, उसके बाद बातचीत के लिए सामने आए। ये बातें एस जयशंकर की तरफ से एससीओ समिट में कही गई हैं। फिलहाल जानकारी इस वक्त की ताजा आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं किस तरीके से एस जयशंकर की तरफ से अब बयान आ गया है, जब पाकिस्तान को दो टूक एस जयशंकर ने कह दी है। और वही इस वक्त हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज सुबह की तस्वीर सामने आई, जब एक एक करके सभी विदेश मंत्रियों का स्वागत भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से किया गया। और एस जयशंकर ने साफ ये कह दिया कि आतंक की फंडिंग पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है और दुनिया को जो भी आतंक की फैक्ट्री चला रहा है उसको बंद करने की जरूरत है। और वो देश कौन सा है वो किसी से छिपा नहीं है, यानी बिना नाम लिए पाकिस्तान पर वार किया गया और एस जयशंकर की तरफ से ये बातें कही गई हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जब इन बातों को एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है और आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं भारत के, उनकी तरफ से कहा गया है। क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवा देते हैं। फिलहाल जानकारी आपको इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से एस जयशंकर की तरफ से कई बातों को रखा गया है और ये कहा गया है कि आतंक पूरी दुनिया के लिए खतरा है और उस खतरे को कहीं ना कहीं देश को टालना होगा। मोहम्मद अली शाह जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें जान लेनी बेहद जरूरी है कि किस तरीके से आतंकवाद पर प्रहार और पाकिस्तान पर बिना नाम लिए प्रहार किया गया है। अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं इस वक्त, क्योंकि मुद्दे की बात लेकर ठीक 11 बजे हम आते हैं, लेकिन ये बड़ी खबर है इसलिए इसको सबसे पहले हमने रखा है। क्या कहेंगे? बिना नाम लिए विदेश मंत्री की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जब तक आतंक पर लगाम नहीं, जब तक बातचीत नहीं, और दुनिया को इस खतरे से निपटना होगा। जब कोविड काल था तब हम देख रहे थे सारी दुनिया कोरोना से निपटने की कोशिश कर रही थी और एक देश ऐसा था जो आतंक की फैक्ट्री में आतंकियों को भर्ती कर रहा था। बिल्कुल हर्ष भाई, आपने बिल्कुल सही कहा
देखिए समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है, तो बिना नाम लिए सब जानते हैं, सब उसमें समझ गए कि भाई किसकी तरफ इशारा हो रहा है, और जिनकी तरफ इशारा हो रहा है वो भी अच्छे से समझ गए। अब मैं दाग देता हूं भाई, कुछ भी हो, पाकिस्तान जो है ना ये डरता है हिंदुस्तान आने से जी। यहाँ पे बिलावल भुट्टो बाकायदा आए, सच में आए, और हम मानते हैं अतिथि देवो भव, चाहे कुछ भी हो, हम अपने अतिथि, हमें मेहमान की अच्छी से खातिर करेंगे, अच्छी मेहमान नवाजी करेंगे, उनको हम दुकान करेंगे। पाकिस्तान पहले भी हमारे साथ एक ऑनलाइन, उन्होंने कहा था मैं नहीं आऊंगा इस मीटिंग के लिए, लेकिन हम ऑनलाइन जुड़ेंगे। ऑनलाइन भी ये लास्ट मिनट में दगा दे गए, ऑनलाइन जुड़े नहीं है। हालांकि मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इतनी खराब इकॉनमी हो गई होगी इनकी कि भाई इंटरनेट का बिल नहीं दिया होगा, कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए जुड़े, पता नहीं क्यों नहीं जुड़े ये लोग। यहाँ बिलावल भुट्टो बाकायदा आए, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए कि ये बायलैटरल टॉक्स में इंडल्ज करें और मामले को सुलझाएं। लेकिन अगर आप आए और आके चले जाएं तो कोई तुक नहीं बनता। दूसरी बात है कि अरविंद, मैं अनुमान लगा रहा था कि हो सकता है कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक डिनर होस्ट किया था, तो कल मैं अनुमान लगा रहा था कि हो सकता है बिलावल भुट्टो साहब शायद ना आए, वो अपने ही कमरे में बैठे रहे या अपनी गर्लफ्रेंड से बात करें फोन पे, या वहां पे पहुंचे ही ना। मगर देखिए कुछ भी हो, हाँ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी हमें पाकिस्तान के साथ बातें सुलझाने की, और उग्रवाद और डायलॉग एक साथ नहीं होता भैया। या तो आप डायलॉग कर लीजिए, आप मामला सुलझा लीजिए, या तो आप नासुर हो, आप बदलोगे नहीं, आपको कोई इलाज है ही नहीं, आप आतंकी पैदा करोगे आप। तो इस तरीके से मैं दाग देता हूं कि भाई मिस्टर एस जयशंकर साहब ने बड़े अच्छे से इस मुद्दे को, इस मीटिंग को बिठाया, तो और उन्होंने कहा कई सारे मुद्दे सामने हल हुए हैं। तो 14 सोशल इवेंट्स, उसमें 8 कंट्रियां जिनके, उसमें अब आप देखिए सर्जी लैवरोव जो कि रूस के डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, वो जब आ सकते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि कोई मतलब इसमें तो बहुत अच्छी बात थी कि ये अच्छा मौका था कि आए यहाँ पे हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान लीड कर रहा है, हिंदुस्तान दुनिया को दिखा रहा है रास्ता आज की तारीख में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान को कभी भी मौके का फायदा उठाना नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान को झूठ बोलना और आतंक फैलाना जरूर आता है, जो दुनिया जानती है अली शाह जी। और वही तस्वीरें कहीं ना कहीं दिखती है, तो दुनिया की तरफ से नाम लिया जाता है पाकिस्तान का कि कैसे आतंकी फैक्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिश करा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े, साथ ही साथ बातचीत की कि किस तरीके से जब एससीओ की मीटिंग हो रही है तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से कई बातों को रखा जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ दिखावा करने की कोशिश हमेशा से करता है। लेकिन भारत की तरफ से एक क्लियर मैसेज दे दिया गया है जब एस जयशंकर की तरफ से कहा गया कि आतंकवाद की जड़ खत्म होनी चाहिए पूरी दुनिया से, और जो देश आतंक को फैलाने की कोशिश करता है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। ये बातें एस जयशंकर की तरफ से कही गई हैं, जो हम आपको इस वक्त बताने की कोशिश कर रहे थे। चलिए वो आते हैं अपने मुद्दे पर, यानी मुद्दा है इस वक्त कर्नाटक चुनाव का। जब कर्नाटक चुनाव में यह तय हो जाएगा 13 तारीख को, जब रिजल्ट आएंगे कि बजरंग बली ने किसका बेड़ा पार कर दिया है, क्योंकि बजरंग बली पर सियासत हो रही है। बजरंग दल पर जब से कांग्रेस ने बैन की बात की है, जब से हो हल्ला कांग्रेस के अंदर भी मचा हुआ है और पूरे कर्नाटक के अंदर भी मचा हुआ है, और नतीजा ये रहा कि कांग्रेस को ऐलान करना पड़ा कि हम बजरंग दल को बैन करने की बात कह ही नहीं रहे थे। हालांकि घोषणा पत्र में ये कहा गया था, लेकिन अब बैलेंस करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस की तरफ से सफाई दी जा रही है। बड़ी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है, और कांग्रेस जब यू टर्न ले रही है तो आगे आने वाले समय में क्या बीजेपी की तरफ से बताने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है, लेकिन वोटों के लिए हिंदुत्व की बात करती है, क्योंकि अब ऐसे बयान सामने आने लगे हैं। और जानकारी आपको इस वक्त की हम दे रहे हैं कि किस तरीके से कर्नाटक चुनाव में हो हल्ला हो रहा है बजरंग बली के नाम पे। दरअसल बजरंग दल पर कांग्रेस का यू टर्न हुआ है। कहा गया कि बैन की कोई योजना ही नहीं है, यह कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। सत्ता में आए तो हनुमान जी के नाम पर स्कीम चलाएंगे, कांग्रेस की तरफ से कहा गया, और बीजेपी पर भावनाओं को भड़काने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। जानकारी इस वक्त की आपको बड़ी दे रहे हैं कि बजरंग दल पर यू टर्न लिया गया है। कांग्रेस की तरफ से पहले घोषणा पत्र जारी किया गया था, तो कहा गया था कि पीएफआई को और बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा, जिसके बाद कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने कह दिया कि कांग्रेस को
बजरंग बली से नफरत है। और कर्नाटक के अंदर हमने देखा किस तरीके से प्रदर्शन हुआ और कर्नाटक के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। लेकिन अब कांग्रेस ये कह रही है कि बैन की कोई योजना नहीं है, अगर सत्ता में आएंगे तो हनुमान जी के नाम पर स्कीम लाएंगे, अगर सत्ता में आएंगे तो हनुमान जी का मंदिर बनवाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि वोट के लिए राजनेता कुछ भी करते हैं और वही कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है, वही हर एक पार्टी करने की कोशिश करेगी कि आप को हम वो देंगे जो आप चाहते हैं, बदले में आप वोट दीजिए। यानी कांग्रेस पहले ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि कैसे बजरंग दल कहीं ना कहीं उत्पात मचाने की कोशिश करता है और उसे हम रोकेंगे। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से यू टर्न ले लिया गया है और कांग्रेस ये कह रही है कि कोई भी योजना ऐसी नहीं है कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा। फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष नहीं हैं। अब जानकारी आपको दे दें, अध्यक्ष को लेकर एनसीपी की इस वक्त बैठक चल रही है। जानकारी ताजा दे रहे हैं, शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन अब बैठक चल रही है और आगे आने वाले समय में तय होगा कि आखिर शरद पवार क्या करेंगे, क्योंकि बैठक जारी है और बैठक के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि आखिर शरद पवार आगे आने वाले समय में क्या करने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी, क्योंकि पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया जब शरद पवार ने कह दिया है कि अब मैं अध्यक्ष नहीं हूं, लेकिन जो शरद पवार के साथ हैं वो ये कह रहे हैं कि शरद पवार को अध्यक्ष रहना चाहिए। लेकिन आगे आने वाले समय में शरद पवार क्या कहेंगे वो तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन बैठक चल रही है, आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जब बात हम कर्नाटक चुनाव की कर रहे हैं तो कुछ अहम सवाल आपके सामने अब एक एक करके रखेंगे और उन अहम सवालों के जवाब राजनेताओं से लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त कर्नाटक चुनाव में काफी हो हल्ला हो रहा है और बजरंग बली के नाम पर और अली के नाम पर इस वक्त दंगल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब ओवैसी मैदान में आ चुके हैं और ओवैसी कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम कर रही है और हिंदुत्व के नाम पे वोट बैंक बनाने का काम कर रही है, जबकि मुस्लिमों को कोई भी आधार नहीं दे रही, ना बीजेपी ना ही कांग्रेस। लेकिन अली का नाम ओवैसी लेंगे और कर्नाटक के अंदर आजकल अली का नाम भी लिया जा रहा है। एक एक करके आपके सामने सवाल रखते हैं मुद्दे की बात में और उन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, क्या कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है? ये सवाल आपके सामने रख रहे हैं। और मुद्दे की बात में दूसरा सवाल आपके सामने है, बजरंग दल बैन की बात कांग्रेस पर क्या भारी पड़ सकती है जब कर्नाटक के अंदर चुनाव 10 मई को होने जा रहा है? ये भी अहम सवाल है, इस सवाल का जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे। मुद्दे की बात में तीसरा सवाल, क्या हिंदुत्व की बात से चुनाव जीता जाएगा कर्नाटक के अंदर, क्योंकि कर्नाटक के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात हो रही है। क्या बीजेपी मुस्लिम विरोधी है क्या? ये भी अहम सवाल है, क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है, कई पार्टियां आरोप लगा रही हैं। सवाल ये भी है कि कर्नाटक की सत्ता पर आखिर कौन काबिज होगा, जिस पर आज हम सवाल राजनेताओं से लेने जा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही कड़ा मुकाबला है। हालांकि जेडीएस भी एक पार्टी है जो कि कहीं ना कहीं अहम प्रभुत्व रखती है कर्नाटक के अंदर, लेकिन बात आज बीजेपी और कांग्रेस की होगी, इसलिए हम कर्नाटक चुनाव पर बहस इस वक्त करने जा रहे हैं मुद्दे की बात में और बताने आपको जा रहे हैं कि कर्नाटक के अंदर बजरंग बली और अली का नाम क्यों इस वक्त लिया जा रहा है। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तिलक सिंह जी हैं, नेता है बीजेपी के। तिलक सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में। डॉक्टर अनीत जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अनीत जी, बहुत बहुत स्वागत, आपने समय निकाला एक बार फिर से। राहुल तालान जी हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ के तौर पर। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में, आपने समय निकाला है। सबसे पहले अनीत जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, स्वागत के साथ सवाल ले रहा हूं। सर, यू टर्न क्यों लिया गया है? क्या आपको भी हिंदुत्व की पड़ी थी? पहले आपने कह दिया कि बजरंग दल को हम बैन करेंगे, अब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई योजना ही नहीं थी और इस वक्त कांग्रेस कह रही है कि हमने तो सबकी बात की थी, बजरंग बली की बात ही नहीं की, लेकिन बजरंग दल को आपने बैन करने की बात घोषणा पत्र में कही और इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हनुमान जी के नाम पर तो स्कीम लाएंगे। क्या डर लग गया था क्या? हर जी, देखिए, इसमें डर वाली कोई बात नहीं है और जो भी हम घोषणाएं कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, खुले मन से कर रहे हैं। जब हमने देखा कि मीडिया के कुछ अंग इस चीज को गलत तरीके से प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं, एक धार्मिक और एक बंटवारे की राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमने इसको बताने की कोशिश की। हमारी राजनीति जो थी वो पहले से यही है कि जो भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उनके ऊपर हमने रोक लगानी है और उनको जो धर्म के नाम पे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जैसे कि बजरंग दल है और पीएफआई है। अगर आप बजरंग दल के विकिपीडिया ओपन करेंगे और देखेंगे तो ये भारत में
एक धर्म विशेष के नाम पर जो धार्मिक गलत गतिविधियां हैं, चाहे वो लिंचिंग हो, चाहे एक समुदाय विशेष के खिलाफ वेंडलिज्म का केस हो, ऐसे घटनाओं में इनकी लिप्तता पाई जाती है। और उसी तरीके से पीएफआई भी है, जो धार्मिक सौहार्द को खत्म करने की बातें करते हैं। हम उसके विरोध में हैं, लेकिन उसको कोई पॉलिटिकल एजेंडा के तहत इस्तेमाल ना करें, इसके लिए हमने इनका नाम अभी बैकड्रॉप से हटाया है। पर हमारा एजेंडा और हमारी जो सोच है वो बिल्कुल यही है कि हम समाज को बांटने की फिर राजनीति के चक्कर में आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? आप तो कह रहे हैं कि लिंचिंग करती है बजरंग दल, और विकिपीडिया का आप आधार दे रहे हैं। विकिपीडिया तो एडिटेबल होता है, उसका तो कोई आधार ही नहीं दिया जा सकता है सर। वो आपका कैलकुलेशन है हर जी। आप अभी जैसे प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले पाएंगे कि किस तरीके से वो बजरंग बली और बजरंग दल को सर, मैंने तो प्रधानमंत्री का नाम प्रोग्राम की शुरुआत में लिया नहीं। किस रेफरेंस से चीजों को बात करते, सुनिए मेरी बात, अभी हर जी पूछ लिया आपने। आप मेरी बात समझिए कि आप प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं ले पाएंगे कि एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ये कहा कि बजरंग दल को आपने कहा, आप डंके की चोट पर कहते कि बजरंग दल को हम बैन करेंगे, आपने यू टर्न ले लिया ना। आप ये कह रहे हैं कि हमारा कोई ऐसी योजना ही नहीं थी, हनुमान जी के नाम पर हम स्कीम चलाएंगे। आप सुनिए हर जी, आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप एक सवाल बीजेपी से नहीं कर सकते मोदी का नाम लेके। आप पूछ सकते हैं सर, तिलक जी बैठे हैं यहाँ पर, तिलक जी बैठे हैं यहाँ पर, स्कीम को दिखाइएगा जरा। क्रिटिसाइज कर सकते हैं यहाँ, ठीक है, एक मिनट सर, तिलक जी बैठे हैं। प्रोमो में आप ओवैसी जी को दिखा रहे हैं, सुनिए मेरी बात एक मिनट। अभी कर्नाटक के इलेक्शन में ओवैसी जी का क्या एग्जिस्टेंस है, लेकिन आप उनको यहाँ पे दिखा रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ ना ओवैसी जी का को मैंने क्यों लगाया है, मैं दिखाता हूँ। एक बार आप स्क्रीन पे आ जाए, मैं आपको बताता हूँ। पार्टी नहीं है कर्नाटक। ठीक है अनिल जी, पहले सुन लीजिए प्लीज। आप सीधे सीधे मीडिया पर आरोप लगा देते। तिलक जी आ रहा हूँ एक मिनट। आप बीजेपी के लीडर है, एक तो बीजेपी के लीडर से मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन मैंने ओवैसी को क्यों लगाया है? अनिल जी रुक जाइए, सुन लीजिए पहले। ओवैसी ने कर्नाटक चुनाव के लिए ये बात कही है कि कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं को आहत कराएं हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन ओवैसी कर्नाटक चुनाव में अली का नाम भी लेंगे। और यह ओवैसी का बयान है सर, इसलिए मैंने ओवैसी के पीछे फोटो लगाई है और बजरंग और अली का नाम दिया है। बताइए, आपने फोटो इसलिए लगाई है कि आप ये बताइए कि ओवैसी कोई पार्टी भी है क्या वहां के इलेक्शन में? आप बताइए कितने % वोट शेयर है उनका? सर, पार्टी तो है ना, AIMIM है या नहीं है? फॉर्म दे रहे हैं। कांग्रेस कितने राज्यों में है? नहीं है। आप कितने भी आप उनको पार्टी बनाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से सर, मैं चुनाव आयोग नहीं हूं। बजरंग दल और ओवैसी का काम करते हैं, आप उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सर, आप सीधे सीधे मीडिया पर आरोप लगाते हैं, दिक्कत तो यही है सर। बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तिलक जी आइएगा, एक कमेंट ले रहा हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ा। तिलक जी इस वक्त अनिल जी कह रहे हैं कि हम बीजेपी से कोई सवाल ही नहीं ले सकते, लेकिन डंके की चोट पे सर सवाल मैं भी आपसे पूछता हूं। हिंदुत्व की राजनीति आप लोग करते हैं, मुसलमान विरोधी आपको कांग्रेस पार्टी बताती है, ऐसा कर्नाटक चुनाव में क्यों कर रहे हैं सर? ठीक है, आप डंके की चोट, प्रधानमंत्री का नाम लीजिए हर जी, अपने आप को रोकिए नहीं। सर रुक तो जाइए अनिल जी, पूरी बात तो होने दीजिए। अनिल जी, आप अपने शब्दों को मेरी जुबान पर नहीं रख सकते हैं सर। मैं स्वतंत्र हूं लोकतंत्र के अंदर। आप कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया है, लेकिन लोकतंत्र में मैं अपनी आवाज को उठाऊंगा। और प्रधानमंत्री का नाम लेना है या नहीं लेना है, आप मुझे मत सिखाइए। हम आपके साथ हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। आप लोग हैं, आप लोग पत्थर जो बरसाते हैं उनका समर्थन करने वाले लोग हैं, कम से कम टीवी पे पत्थर मत बरसाइए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं सत्ता पक्ष का आदमी हूं, तो कम से कम सत्ता पक्ष की बात। बजरंग बली का नाम लेकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं कर्नाटक के चुनाव में आप, तिलक जी? जी देखिए हर्ष भाई, आप ये लोग बिलबिला रहे हैं, बिलबिलाना समझते हैं ना आप? देखिए, तीर कमान से निकल चुका है। बजरंग बली इनके ऊपर हथौड़ा बरसाएंगे और ऐसा हथौड़ा और ऐसा गदा मारेंगे कि ये 0 पे जा रहे हैं कर्नाटक पे। इनकी हालत खराब हो चुकी है, इनके मुंह से और इनके जो घोषणा पत्र में जो निकला है, ये वहां के लोग समझ गए हैं कि ये लोग तुष्टीकरण छोड़ने वाले नहीं है, चाहे पूरे देश से कांग्रेस सबका सफाया हो जाए। एक बात समझ लीजिए, तुष्टीकरण तो आप भी कर रहे हैं ना। एक बात समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है कांग्रेस मुक्त भारत, वो बिल्कुल मुझे सामने दिखाई दे रहा है। तिलक जी तुष्टीकरण तो आप भी कर रहे हैं ना। असलियत जो है इनके घोषणा तिलक जी, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में आकर कहा कि हमने मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया है, तेलंगाना की वो बात करते हैं, तो तुष्टीकरण तो आप भी कर रहे हैं ना, मुसलमान और हिंदू का नाम लेकर। देखिए, नहीं हर्ष भाई, आप शायद बार बार भूल जाते हैं। बार बार प्रधानमंत्री जी के भाषणों को सुनिए आप, वो सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं।
हम तुष्टीकरण की बात ठीक नहीं है। करते हैं। अनिल जी भी अगर ये लोग मीडिया पर तुष्टीकरण आरोप करेंगे, लगा लें, तो उसका आप भी सुधार मीडिया पर करना भी आरोप लगा भारतीय लीजिए जनता कि पार्टी मीडिया का ही भूल जाता है कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, मीडिया ही भूल जाता है कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। सर 4% आरक्षण आपने देखिए, खत्म करने की बात कही नहीं हर्ष भाई, कही? मैं एक बात मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता या कोई लीडर कभी भी आज तक, रिकॉर्ड है उठा के देख लीजिए, कभी भी मीडिया के ऊपर अटैक नहीं करता है। इस बात की आपको तारीफ करनी चाहिए अहमद। जितनी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक, जेडीएस से लेकर और तेलंगाना के जो भी जितनी भी पार्टियां, ये सब ठीक है अनिल जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन राहुल जी से एक सवाल ले लेता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। तिलक जी एक कुछ बोल देते मिनट, हैं, ठीक है, ये लेकिन ओपनिंग कमेंट दे रहा था की बात करना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपको पूरा समय दूंगा सर, 12 बजे तक मेरी डिबेट है। राहुल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल जी, कर्नाटक चुनाव में कभी भी हमने देखा है तुष्टीकरण की बात होती आई है, ध्रुवीकरण की बात करते हैं राजनेता, और वही होता है कर्नाटक चुनाव में। लेकिन इस वक्त कांग्रेस क्या कर रही है सर? कांग्रेस में ये दो खेमे में बट गई है कर्नाटक के अंदर। एक खेमा ये कह रहा है कि आपने ऐसा क्यों कह दिया, एक खेमा ये कह रहा है कि नहीं भैया ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। क्या गलती कर दी है क्या कांग्रेस ने बजरंग दल को ये बात कहकर? हर चीज को कैलकुलेटिव मूव तो नहीं कहा जाएगा कि अगर जब बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उससे हिंदुओं की भावना नहीं जुड़ी हुई है। इससे बीजेपी ये मैसेज देने की लगातार कोशिश कर रही है कि आप हिंदुत्व पे या हिंदुओं पे हमला कर रहे हैं एक तरीके से, और बीजेपी उसमें सक्सेस भी दिख रही है। प्रधानमंत्री ने उस, देखिए पता नहीं कांग्रेस के थिंक टैंक को मुझे लगता है दिक्कत है कि वो या तो चीजें नहीं समझ पाते हैं, या कांग्रेस की जो उच्च नेतृत्व है, जो शीर्ष लीडरशिप है, उसको दिखाया नहीं जाता है सारी चीजें कुछ करने से पहले, या उनकी परमिशन नहीं ली जाती है। अगर जब 2014 का इलेक्शन हारे थे तो एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी में साफ था कि कांग्रेस ऐसे पेंट हो गई है पार्टी जैसे मुस्लिम को और तुष्टीकरण बहुत करती है। ये इनके एक नेता थे, एक एंटनी, उन्होंने बोला था, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। लेकिन कांग्रेस उस चीज से अभी भी नहीं उबर पा रही है। ये ऐसा कोई जरूरत नहीं थी कि आपको ये जरूरी बोलना था कि भाई आप ये भी मत बोलते कि पीएफआई पे बैन लगाएंगे, आप ये भी मत बोलते कि उस पे बैन लगाएंगे बजरंग दल पे, तो आप इससे बच सकते थे। लेकिन बचा नहीं गया, तो लॉस हो गया है, और लॉस हुआ है इसीलिए कांग्रेस बैकफुट पे है। वो बोल रही है कि आंजनेय मंदिर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये बैकफुट पे क्लियरली दिख रही है कांग्रेस। अगर जो कांग्रेस का कैलकुलेटिव मूव होता तो ये सारी चीजें नहीं होती आजकल, जो अभी हम देख रहे हैं, ये सारी चीजें हमें नहीं दिखाई देती। तो इसलिए कांग्रेस को कैलकुलेटिव मूव करने की जरूरत है। कई बार कांग्रेस ना अपने इलेक्शन को अपने हाथ से निकाल देती है, जैसे गुजरात में उन्होंने हुआ था कि गुजरात में मेन विपक्षी पार्टी थे, लेकिन अचानक से आम आदमी पार्टी आई और आगे बढ़ गए, आम आदमी पार्टी आगे बढ़ गई। तो कांग्रेस धीरे धीरे अपनी जमीन को ना खोती जा रही है, और खोने का कारण ये नहीं है कि जनता उनको वोट नहीं दे रही है। कांग्रेस जमीन को इसलिए खो रही है क्योंकि वो बहुत सही अपना कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं वो हमें गुजरात इलेक्शन में दिखाई दिया था, वो हमें अब यहाँ एक दिखाई दे रहा है, इसमें कर्नाटक इलेक्शन में भी दिखाई दे रहा है। अनिल जी, बहुत सारे मुद्दों से बचा जा सकता है, बजाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को मंथन करना चाहिए? और वही राजनीतिक विश्लेषज्ञ आपको कहने की कोशिश कर रहा है, अरे मंथन करिए सर, ताली बजाने और हंसने से नहीं होगा। ठीक है हर जी, मुझे थोड़ा मौका दीजिए। देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों का काम यह है कि क्रिटिकल एनालिसिस करें। इनकी जो एक तरफा एनालिसिस है, मैं उसको एक्सपोज करने का काम कर रहा हूं। अभी अमेरिका की एक एजेंसी ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे अल्पसंख्यकों की स्थिति दिन प्रतिदिन हिंदुस्तान में बिगड़ती जा रही है। वो इनका एनालिसिस नहीं है। वो प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि सबका साथ सबका विकास की उनकी जो आइडियोलॉजी है उससे कितने दूर जा चुके हैं। एनआरसी के मुद्दे हों, जितने भी मुद्दे हों, आप ये देखिए लिंचिंग करते हैं, इनका कोई भी बड़ा नेता उसको क्रिटिसाइज नहीं करता है। लिंचिंग की घटनाएं हिंदुस्तान में 500% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जो देश को तोड़ने की बात करते हैं इनके मंत्री लोग, वो घटनाएं 500% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। गोली मारो और न पाकिस्तान, बात बात पर पाकिस्तान भेजने की बात होती है। न जाने कितने बयानों को आप देखेंगे जिसको प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम इग्नोर करती है। हमारे राजनीतिक विश्लेषक जरा उनका भी विश्लेषण करते तो मुझे हार्दिक खुशी होती। लेकिन अभी आप देखिए कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा साहब कर्नाटक के दौरे पर हैं। मणिपुर जल रहा है, लेकिन सरकार अपना रोल नहीं कर रही है। और उसके साथ साथ ये तीनों लोग सिर्फ और सिर्फ धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर राजनीति कर रहे हैं और उसी को पोषण करने की काम कर रहे हैं। कोई भी विकास की बातें कोई भी बीजेपी का नेता इस समय नहीं कर रहा है।
ये लोग कितने बैकफुट पे आपने हैं। कितनी आप विकास की समझिए कि बातें कितने कही भी हैं सर्वे कर्नाटक आए के हैं, अंदर, कि तब क्या करेंगे कांग्रेस- आप? कितनी विकास की बातें कही हैं? मैंने आपको जी। पूरा बोलने का मौका दिया, नहीं टोका सर 1 मिनट तक। आपने कौन सा मंच के नीचे बिल्कुल। उतर के या जमीन पे उतर के आप सिलेंडर लेके बैठ गए हैं कि महंगा हो रहा है, या फिर लोगों की बात आप लोग कर रहे हैं? आप लोग भी तो यही कर रहे हैं ना सर। ए.के. एंटनी साहब जब कह देते हैं कि कांग्रेस के हिंदुत्व की बात करनी होगी, तो लगता है कि कांग्रेस वो पार्टी जो बात करती थी कि महंगाई के मुद्दे पर जनता के साथ है, वो भी नहीं रही। ये बात पूछ रहा हूं सर मैं आपसे। हर्ष जी देखिए, ए.के. एंटनी साहब ने ये बात कब कही, आप बताइए जरा। कांग्रेस आपको नहीं का, पता होगा। 1 मिनट सर, मैं बता रहा हूं, मैं बता कब कही है, समय बताइए कब कही है, मैं बता रहा हूं, समय बताइए कब कहा गया है ये। अनिल जी मैं बता रहा हूं कब कहा गया है। कांग्रेस का जब अधिवेशन हो रहा था तब भी ये बात कही गई ए.के. एंटनी की तरफ से, और ठीक है। सोनिया गांधी भी वहां पर ठीक है, मौजूद थी। ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब इलेक्शन का समय है तब गृह मंत्री वहां पे मुस्लिमों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बजरंगबली की बात करते हैं, जेपी मैंने नड्डा तो मना ही नहीं किया, बजरंगबली की बात करते मैंने हैं, तो ये मना ही नहीं किया, लीडरशिप कर रहे हैं। केंद्रीय बजरंगबली गृह की मंत्री बात कर अमित रही शाह है। भी मुस्लिमों की बात कर रहे अरे हैं, सर, प्रधानमंत्री सुनिए। भी बात कर रहे हैं। आपकी बात पूछ रहा हूं सर मैं नहीं नकार रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बजरंगबली से नफरत है कांग्रेस को, गृह मंत्री ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण हम खत्म कर देंगे। अब सुनिए, मैं विकास के बारे में क्या कहना चाहता हूं, अगर 1 मिनट का आप समय दे। ठीक है सर, मैं 1 मिनट और दे रहा हूं आपको। कर्नाटका वॉज ए सुपर मॉडल स्टेट। देश दुनिया के कितने भी एम्प्लॉय, चाहे वो आईटी, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने बड़े बड़े जायंट्स प्लेयर कर्नाटका में स्टेब्लिश थे, और सारे देश दुनिया के नवयुवकों को रोजगार मिल रहा था। आज वहां पे 42% युवा बेरोजगार है, ऐसी स्थिति आन पड़ी है। वहां पे जो बेरोजगारी की दर है वो हिंदुस्तान में हाईएस्ट है, 7.8%। ये स्थिति बना रखी है। जो सुपर मॉडल स्टेट था उसकी बात मैं कर रहा हूं। 40% की सरकारी लूट की बात अगर करें, ये कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। वहां के जितने भी टेंडर्स होते हैं सब में 40% की कमीशन खाई जाती है। ये लेटर तक लिखा गया है प्रधानमंत्री जी को। लेकिन हमारे मित्र अभी यहां पे बोल रहे थे, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि पूरे दक्षिण भारत इस इलेक्शन के बाद बीजेपी मुक्त हो जाएगा। ये जितने भी सर्वे हुए हैं, ठीक है, आप भी नारा दे दीजिए, कांग्रेस आप भी देश में नारा दे दीजिए कि देश को बीजेपी मुक्त बनाना है। बीजेपी ने तो कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, आप भी दे दीजिए। आप में और बीजेपी में फिर फर्क क्या रह जाएगा? तिलक जी आइए, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर्नाटक के अंदर है, कमीशन खाया जा रहा है, कर्नाटक के अंदर बेरोजगारी है। क्यों भाई? ये देखिए हर्ष भाई, ये जितने भी अभी आंकड़े 500%, 500%, 500%, हर चीज में जो 500% का जो आंकड़ा बता रहे थे, ये समझ के परे है। ये आंकड़ा कहां से आता है, कौन इनको आंकड़ा लाके देता है? और टीवी चैनल में बैठ के, नेशनल चैनल में बैठ के भाई ऐसे फर्जीवाड़ा मत करो। मैं अपने कांग्रेस के मित्र से मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे फर्जीवाड़ा मत करो, और लोगों को ऐसे जो है गुमराह करना ठीक नहीं है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, आज जो मुद्दे की बात यह है कि आपके तीर से कमान निकल चुका है और बजरंगबली अब आपको छोड़ेंगे नहीं। बजरंगबली के भक्तों को जो आप बैन करने की बात कर रहे थे, बजरंगबली के मानने वालों को जो आप बैन करने की बात कर रहे थे अनीश सिंह जी, बजरंगबली देख रहे हैं सब, और वो अब आपको छोड़ेंगे नहीं। अब आप जितनी मर्जी लीपापोती कीजिए, लेता हूं ना, जितना मर्जी मंदिर बनवाने की बात कीजिए, कर्नाटक की जनता आपको समझ गई है। कर्नाटक की जनता आपको समझ गई है अनीश जी। अब आप भूल जाइए कि कर्नाटक में किसी भी तरह की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी अब आप लेके बैठेंगे। मेरा एक ही मानना है, ठीक है। तिलक जी, मेरा एक सवाल है आपसे। तिलक जी, मेरा एक सवाल है, सुनिएगा जरा, आपका 1 मिनट हो गया। मेरा एक सवाल है, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में आपने 300 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दिया। वहीं कर्नाटक में अगर मैं जाता हूं तो कर्नाटक में चिल्ला चिल्ला के बीजेपी के हर एक मंत्री ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया है जी, और मुस्लिम आरक्षण हम तेलंगाना के अंदर भी खत्म कर देंगे, क्योंकि इसी साल तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं। मुझे ये दो बातें समझ में नहीं आ रही हैं। अगर आप अल्पसंख्यकों के साथ है तो बोलिए। अनिल जी ने तो लाइव डिबेट में बोला कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, तभी मैंने सवाल कर दिया कि भैया एक पक्ष तो बताइए, अल्पसंख्यकों के साथ है या हिंदुओं के साथ है? आप भी तो बताइए सर, दो राज्य में अलग अलग नीति कैसे? देखिए हर्ष भाई, बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मैंने अभी 10-15 मिनट की डिबेट में कम से कम 10 बार मैंने बोला कि मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने जिन लोगों को टिकट दिया है वो हमारे अपने लोग, पार्टी के काम करने वाले लोग हैं, और पार्टी के साथ रहते हैं, वो पार्टी के साथ मिलकर काम करते हैं और जिताऊ कैंडिडेट है। कर्नाटक में आप कह रहे हो, देखिए कर्नाटक में तुष्टीकरण इन्होंने शुरू किया, बजरंगबली को ये लेके आए बीच में।
हमने वहां किसी तरह का कोई तुष्टीकरण की बात नहीं की, लेकिन अगर कोई तुष्टीकरण की बात करेगा तो उसको सुधारना भी बीजेपी का काम है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हमने यहाँ पे, चलिए ठीक है, आपने सुधार दिया। इसमें क्या बुरा? आप ही कह रहे थे कांग्रेस ने असंवैधानिक तरीके से कर दिया और बीजेपी ने संवैधानिक तरीके से कर दिया कि धर्म के नाम पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, यही कह रहे हैं ना आप अनित जी? राहुल जी, बस एक मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। देखिए हर्ष भाई ठीक है, तिलक जी सवाल का जवाब ले लेते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपने कहा ना कि कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर सारा काम असंवैधानिक तरीके से किया है, तो कांग्रेस जवाब देगी कि भैया कांग्रेस की सरकार रही तो असंवैधानिक तरीके से कैसे हो गया मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ है। ठीक है अनित जी। हर्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताऊं, ये देखिए जो इनकी नैरेटिव है मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि ये यही सिर्फ धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। मैं जो नैरेटिव है विकास की, मैं उस पर आना चाहता हूं। जो आंकड़े मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, ये 20% जितने भी किसानों की, ठीक है तिलक जी सुन लेते हैं ना, ठीक है, जितने 20% ठीक है, लेकिन आधार भी बताइएगा अनित जी। तिलक जी पूछ रहे हैं कि आंकड़ा कहाँ का है, वो कह रहे हैं कि कोई भी आंकड़ा कांग्रेस बता देती है। हाँ नहीं, बीजेपी की दिक्कत ये है कि इनके पास कोई आंकड़े ही नहीं होते। इनको अगर मैं बताऊं कि 106 नंबर पे हिंदुस्तान, चलिए ठीक है, पूरा करिए फिर राहुल जी इसका सच बताएं। 21 देशों की सूची में, जिसमें हंगर इंडेक्स में, तो इनके पास ये आंकड़ा नहीं होगा। 20% हिंदुस्तान के किसान जो सुसाइड कर रहे हैं वो कर्नाटका से ही, कितनी शर्म की बात है। तिलक जी उसका भी ध्यान नहीं रखेंगे क्योंकि इनके पास। चलिए ठीक है, अपनी बात को आप पूरा करेगा, लेकिन एक बड़ी खबर है, एनसीपी कोर कमेटी की बैठक इस वक्त चल रही है। जानकारी दे रहे हैं कमेटी ने पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने कमेटी के सामने प्रस्ताव रखा था और एनसीपी दफ्तर के बाहर समर्थक जुट गए और पवार के समर्थन में नारेबाजी इस वक्त हो रही है। यानी इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। एनसीपी कोर कमेटी की बैठक इस वक्त चल रही है और कमेटी ने पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। और महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या कुछ रहेगा आपको बताएंगे जरूर, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, शरद पवार ने जो इस्तीफा दिया उसको नामंजूर करार दिया गया है। जो एनसीपी कोर कमेटी की बैठक चल रही थी। यानी अनित जी अपनी बात को पूरा करेगा। हर्ष जी देखिए, बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है ना, वो महंगाई पे बोल सकती है। यही प्रधानमंत्री जी इलेक्शन में जीत कर आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन आज महंगाई 45 साल के अपने उच्चतम स्कोर पर पहुंच चुकी है। लेकिन इनका महंगाई का मैं भी नहीं बोला जाएगा प्रधानमंत्री जी से। राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, किस तरीके से पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। आरडीएक्स 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, हमारे मित्र एक बार भी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इनके पास आंकड़े ही नहीं है। कोरोना में कितने लोगों की मौत हो गई, इनके पास आंकड़े नहीं है। कितने बच्चे अनाथ हो गए, इसका कोई आंकड़ा इनके पास नहीं है। ऑक्सीजन की कमी थी या नहीं थी, इसका भी इनके पास आंकड़ा नहीं है। अनित जी अगर मेरी बात जायज ना लगे तो आप टोकिएगा। अनित जी मैंने इनकार नहीं किया। अनित जी मैंने इनकार नहीं किया कि जो आप आंकड़ा दे रहे हैं वो सही नहीं है। मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूं कि जो आप आंकड़ा दे रहे हैं, जो बात उठा रहे हैं, वो सड़कों पर उठाया जाए। आप सड़कों पर उतरिए ना, महंगाई को लेकर जनता के बीच जाइए। सर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास आंकड़ा है तो बैनर बनवाइए, जाइए जनता के बीच, कि जनता को बताइए कि भैया बीजेपी ये कर रही है। सिर्फ ट्विटर तक सीमित मत रहिए। सर राहुल गांधी हर बात में ट्वीट कर रहे हैं, पहलवानों के लिए भी राहुल गांधी का सिर्फ ट्वीट आया। आप फिर से गलत बयानी कर रहे हैं। देखिए, हमारे नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो और राहुल गांधी, लगातार कंसिस्टेंटली आपने देखा होगा कि कर्नाटक में उनकी प्रेजेंस है। डेली बेसिस पे रोड शो हो रहे हैं, जनसभाएं हो रही हैं। आप, हमारी पूरी टॉप लीडरशिप इस समय कर्नाटक में बैठी हुई है। आप इस तरीके से गलत बयानी नहीं करिए। सर मैंने गलत बयान नहीं किया। कर्नाटक का इलेक्शन मैंने आपको कहा आप महंगाई का, एक मिनट सर सुन तो लीजिए, तो 60 से सुन तो लीजिए। महंगाई का बार बार जिक्र कर रहे हैं। महंगाई को लेकर कितनी बार आपने प्रोटेस्ट किया है सर? दिल्ली में ही बता दीजिए। लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। लगातार नहीं, बताइए ना कितनी बार किया है। कोई तस्वीर है क्या आपके पास? भारत जोड़ो यात्रा आप कर चुके हैं, सदन के अंदर आपने बार बार अडानी के मुद्दे को उठाया, मुझे कहीं महंगाई का जिक्र नहीं लगा सर। हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सुप्रिया सिनेत की तरफ से, एक मिनट सर, सुप्रिया सिनेत की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो महंगाई की बात वो जरूर करती हैं, लेकिन सड़क पर नजर नहीं आए हैं आप लोग, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं। अनित जी हर्ष जी देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं उसके सवाल के निहित प्रॉब्लम को मैं समझ रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान में अगर कोई महंगाई की बात कर रहा है, महिलाओं के खिलाफ एट्रोसिटी की बात कर रहा है, हमारे चाइना के जो संबंध है, जो सीमा पे हमारे 40 जवान शहीद हो गए, इनकी अगर कोई बात कर रहा है,
तो और अडानी जो क्रोनी कैपिटलिज्म को कुछ मित्र उद्योगपति चलिए, को ठीक बढ़ाने है। का काम किया जा रहा है। राहुल जी कोई मैं आपके आवाज पास आ रहा हूं। उठाता है, कांग्रेस ही कह रही है कि सारी राहुल बात हम ही गांधी कर और रहे हैं, कांग्रेस पार्टी है। तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की बात सिर्फ बीजेपी कर रही है, और तो और मीडिया पर भी आरोप लगा दिया कि भैया ओवैसी की फोटो हमने क्यों लगा दी है। राहुल जी देखिए हर कोई ना चुनाव, कांग्रेस भी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, बीजेपी भी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। बाकी बात अलग है कि कौन किसके मुद्दे को उठाता है, कौन किसके पाले में गेंद को फेंक देता है। बीजेपी ने कांग्रेस के पाले में गेंद फेंक दी। देखिए, आप आदर्शवाद की स्थिति में फंसे रहिए कि ये होगा वो होगा, बीजेपी ये उठाए। बीजेपी क्यों उठाए? आप उठाइए ना विपक्ष में। लेकिन आपने ऐसा मुद्दा बीजेपी को दे दिया है कि बीजेपी जिस मुद्दे को भुनाने में माहिर है और बीजेपी उसको भुना रही है। जो कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में थी आज से 20 दिन पहले कर्नाटक में, वो आज की तारीख में उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है जैसे कि प्रधानमंत्री चुनाव करने के लिए आए। देखिए अनिल जी बोल रहे हैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। तो हमें रोकना पड़ेगा। तो ऐसा है ना, मुझे बोलने दीजिए। आपने भी बहुत सारी चीजें गलत बोली हैं, मैंने आपको टोका नहीं है। बहुत सारी चीजें आपने भी गलत बोली हैं, बहुत सारी चीजें आपने गलत बोली है, मैंने आपको टोका नहीं है, इसीलिए मुझे बोलने दीजिए। मैं गलत बोल रहा हूं, अपने टंग पे उसको बोलिएगा कि मैंने गलत बोला है। ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री जैसे ही चुनाव में उतरे, इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें बजरंग दल पे बैन लगाने की बात कर दी, जबकि इनको पता था कि बजरंग दल पे बैन ये लगा नहीं सकते क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार नहीं है। एक बार बजरंग दल पे उन्होंने 1993 में बैन लगाया, वो बैन बहुत ज्यादा दिन टिका नहीं और वो उससे बजरंग दल बाहर आ गया। सवाल यह है कि अगर जो आपको बैन लगाना ही है, आपको कानून की जानकारी है, तो फिर अपने राजस्थान में लगा दीजिए। राजस्थान में क्यों नहीं लगाया? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लगाया? 2 राज्य हैं आपके पास, हिमाचल प्रदेश में लगा दीजिए। लेकिन सवाल तो वाजिब है, लीडरशिप है, इनकी लीडरशिप उन्होंने जबरदस्ती बीजेपी के हाथ में दे दी है बॉल को। अब बीजेपी जिधर चाहे उधर फेंकेगी और बीजेपी खेल रही है बहुत अच्छे से। करें अनिल जी कि मैच आप जीत रहे थे, वो सिर्फ कह रहे हैं कि मैच आप जीत रहे थे, लेकिन बजरंग दल का नाम लेकर आपने मैच जिताने का काम कर दिया है। अनिल जी हर किसी को करेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं। मुझे बता दिया कि मैं कौन हूं। अब अपना देखिए, अपना सब चीज पे बात कर्नाटक इलेक्शन की है, चाइना पे भी पहुंचे, सब जगह पहुंचे, लेकिन कर्नाटक इलेक्शन पे बात करने के लिए तैयार नहीं। इनके हाथ में था कर्नाटक इलेक्शन, इन्होंने अपनी गलती से गंवा रहे कर्नाटक इलेक्शन को, तो मेरी गलती थोड़ी है इसमें। जब आपकी लीडरशिप डिसाइड नहीं कर पा रही है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस पे बात करनी है, किस पे नहीं करनी है अनिल जी, तो इसमें मैं क्या करूंगा? ठीक है, आप मेरे पे आरोप लगाते रहिए, मेरे पे आरोप लगाने से आप कर्नाटक इलेक्शन नहीं जीतेंगे। मेरे पे आरोप लगा के अगर जो आप कर्नाटक इलेक्शन जीत जाते हैं, ठीक है, जी वो कह रहे हैं किसी पर आरोप लगाकर या मीडिया पर आरोप लगाकर आप कर्नाटक इलेक्शन तो जीतेंगे नहीं। आप, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको मंथन करने की जरूरत है। मैच आप जीत रहे थे, लेकिन आपने गेंद पाले में बीजेपी के डाल। बिल्कुल। देखिए हर्ष जी, यहाँ पे बैठ के राहुल जी को ये सर्टिफिकेट देने से भी बीजेपी नहीं जीतने वाली है। इनको बताइए कि राजनीतिक विश्लेषण का मतलब ये होता है कि सरकार से क्रिटिकल। आप भी तो राहुल जी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप भी तो राहुल जी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। दिक्कत ये है, सारे कांग्रेसियों के साथ दिक्कत ये कि आजकल आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, सड़क पे है नहीं। एक मिनट राहुल जी, अनिल जी, मैंने ये बहुत दिन से काम कर रहा हूं, मुझे पता है मैं क्या करना है। एक मिनट राहुल जी रुक जाइए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अनिल जी एक मिनट बस एक शब्द मैं आपको पूरा 1.5 मिनट दे रहा हूं। अनिल जी मैं नहीं टोकूंगा, अनिल जी मैं 1.5 मिनट आपको नहीं टोकूंगा, सिर्फ एक लाइन कह रहा हूं, एक लाइन कह रहा हूं सर, मैं आपको नहीं टोकूंगा, मेरा वादा है। एक लाइन सिर्फ मैं बोलूंगा सर, मैं आपको नहीं टोकूंगा 1.5 मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि आप बीजेपी को सर्टिफिकेट देने की बात राहुल को कर रहे हैं, आप भी तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं राहुल जी को। हाँ, आप सुन लीजिए मेरी बात, आप सुन बोलिए आपने। हाँ, आप 1 मिनट होता नहीं है, एक सेंटेंस बोलते सर मैंने आपको 1.5 मिनट दिया है, ये क्या तरीका है? मैंने आपको 1.5 मिनट दिया है। आपने बोला कि आप मुझे टाइम दीजिए, मैंने आपको 1.5 मिनट दिया, उससे पहले भी 1 मिनट दिया। 1.5 मिनट आपके पास, अगर आपको लगता है कि आपके पास 1.5 मिनट है अनिल जी, आपके पास 1.5 मिनट है। ये बात, ये चैनल पे बात करने का तरीका है, लहजा है आपका। अनिल जी प्लीज, आप तरीका मुझे मत सिखाइए, ना राहुल जी को सिखाइए, ना तिलक जी को सिखाइए। 1.5 मिनट आपको दे रहा हूं, अपनी बात को रखिए। हाँ, तो 1.5 मिनट आप क्यों इंटरप्ट किया आपने? मैं क्या गलत बोल रहा था? मैंने, आपने गलत बोला सर, पार्टी की लाइन आपने सर्टिफिकेट देने का काम किया, इसलिए मैंने बोला कि किसी को सर्टिफिकेट कोई ना दे, पर्सनल कमेंट कोई ना करे। क्या पर्सनल कमेंट था इसमें? आपने राहुल जी को सर्टिफिकेट देने का काम किया, आप उन्हें बता रहे हैं कि कैसे विश्लेषण किया जाता है। मैं बोलूं तो पर्सनल कमेंट हो गया। मैं डिबेट में आता हूं। एक मिनट तिलक जी, एक मिनट तिलक जी आपका समय मैं दे रहा हूं अभी आपको। तिलक जी 1 मिनट, अनिल जी का समय अभी 1 मिनट रुक जाइए। अनिल जी
देखिए, ये सरकार महंगाई पे, अभी हमारे विश्लेषक जी ये जो बोल रहे थे, मैं फिर से उसको पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि ये कितनी बार बोल दी है महंगाई की बात। सिलेंडर 400 से 1100 हो गया, इनके मुंह के अंदर एक बार भी सवाल आया मोदी जी के खिलाफ? गैस की दाम जो 70 रुपए का था, पेट्रोल का दाम वो 100 रुपए पहुंच चुका है। हंगर इंडेक्स में हम 107वें पोजीशन तक गिर चुके हैं 120 देशों की श्रेणी में। आप बताइए, एक बार भी ये सवाल करते हैं? चाइना पे हमारे जवान 40 जवान मारे जाते हैं, पुलवामा का अटैक होता है, उनके ऊपर सवाल पूछा जाता है, एक बार भी ये जवाब पूछते हैं सवाल? यहाँ पे अगर आप सरकार की बात करने के लिए आते हैं तो अपने ऊपर बीजेपी का बिल्ला लगा के आइए। मेरा सवाल ये है, ये सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं पूरे लोकसभा में, 450 लोगों में, 540 लोगों में एक भी सांसद इनका किसी एक धर्म विशेष से नहीं है। ये सबकी बात, विकास की बात करते हैं। देखिए, हमें क्रिटिकल होकर एनालिसिस करने की जरूरत है। जब हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि 20% जो किसान आत्महत्या कर रहा है कर्नाटक से कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान का 20% जो किसान आत्महत्या कर रहा है वो कर्नाटक से है। आप किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करते थे 2022 तक। आज सवाल पूछिए कि कितने किसानों की आमदनी दोगुनी हुई है। जिस तरीके से वहां पे एक ग्रोथ इंजन हुआ करता था हिंदुस्तान का, जो इकोनॉमिक सुपर पावर 20 सेकंड बचे हैं हुआ करता था कर्नाटका, आज वहां पे बेरोजगारी की दर 7.8% तक पहुंच चुकी है। आप सवाल ही नहीं करते हैं। सरकार से सवाल करने का मतलब आप कांग्रेस को जस्टिफाई करने की जरूरत क्या है आपको? आपकी क्या मजबूरी है? हो गया सर, 1.5 मिनट हो गया। अनिल जी सवालों का जवाब नहीं दे अनिल जी, राहुल जी के नाम पर, राहुल जी अब आप जवाब देंगे। राहुल जी वो ये कह रहे हैं, एक मिनट राहुल जी, वो सबसे पहले तो आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि अगर आपको बात करनी है तो बीजेपी का बिल्ला लगा लीजिए, वही कह रहे हैं। जहां तक उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात की है तो बीजेपी ने निकाय चुनाव के अंदर 350 मुस्लिमों को टिकट दिया है, मैंने तब भी नहीं टोका, लेकिन इसका जवाब आप देंगे तो मुझे बेहतर लगेगा, क्योंकि वो सीधे सीधे आप पे आरोप लगा रहे हैं। हर्ष जी, मैंने बोला ना कि इनको बहुत टाइम मिला है बोलने के लिए, अनीत जी को, लेकिन अनीत जी ने ना मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन में ज्यादा टाइम लगा दिया। अगर जो चाहते तो बहुत अच्छी बातें बोल के अपने जो भी कांग्रेस के समर्थक हैं या कांग्रेस के वोटर हैं या जो सामान्य वोटर है उसको वो बता सकते थे कि उनकी पॉलिसी क्या है, अपने मैनिफेस्टो पे बात कर सकते थे, लेकिन मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन पे ज्यादा टाइम लगा दिया। अब रही, उन्होंने बोला कि भाई बीजेपी ने कोई भी सांसद मुसलमान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इलेक्शन कोई ऐसा नहीं है इस देश में एक पार्टी ना कोई धर्मार्थ कार्य और धर्मार्थ ट्रस्ट नहीं चला रही कि इनका भी प्रतिभाग होना चाहिए, उनका भी प्रतिभाग होना चाहिए। अमित शाह ने क्लियरली टीवी पे बोला है कि हम विनेबिलिटी पे टिकट देते हैं, विनेबिलिटी पे। अगर जो पार्टी को किसी को रहना है, देखिए सुन लीजिए प्लीज, एक बार भी नहीं टोका। अरे सुनिए, विनेबिलिटी पे टिकट देते हैं। अमित शाह ने ओपनली बोला ये बात, अमित शाह ने ओपनली टीवी पे आके बोला है कि विनेबिलिटी पे टिकट देते हैं। जो उनको सबको पता है भाई, हर कोई जीतने पे टिकट दे रहे हैं, वो जो चीज जिताऊ कैंडिडेट देंगे। यूपी में किसी को नहीं दिया, सबको पता है, खूब सारे मुसलमान है यूपी में, नहीं था उनके पास एक भी कैंडिडेट तो जीतने वाली स्थिति में हो। क्या वो कोई यहाँ ऐसा आरक्षण दे रही है क्या पार्टी? 20% मुसलमान है तो इनको देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अगर जो आपको ऐसा देना है तो आपकी स्थिति सबको पता है, क्या कर लिया है आपने। आप एक अच्छी स्थिति में थे, देश में आप कहां पहुंच गए? आप मत दीजिए, आप हिंदू को टिकट मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुसलमानों को टिकट नहीं देती है तो मत दीजिए। और बात ये कि सबका साथ सबका विकास, इस देश में सबसे ज्यादा सिलेंडर घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले या नहीं मिले मुसलमानों को, उसमें विभेद हुआ है, नहीं हुआ है। अगर जो आप बगैर, चलिए ठीक है राहुल जी, अनिल जी, राहुल जी ये कह रहे हैं कि अगर आप राहुल जी पे विश्लेषण करने से बेहतर, तिलक जी बस 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास, आपको बोलना है। वो कह रहे हैं कि आपके पास समय यही था, विश्लेषण करने से बढ़िया आप योजनाओं को बताते कांग्रेस करना है, और यही आप खामी कर देते हैं। ऐसा करूंगा, ऐसे नहीं कि अनीत जी मुझे सिखाएंगे कि एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है सर, मैंने पहले ही कह दिया किसी को कोई सर्टिफिकेट ना दे। सामने डॉक्टर लगा रखा है तो मैं इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको आपके प्रोफेशन को सिखाऊंगा। ठीक है, इसीलिए आप किसी को किसी का प्रोफेशन मत सिखाइए, आपको जो बोलना है वो बोलिए। ठीक है अनिल जी, अनिल जी प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा पहले भी कि आप सर्टिफिकेट मत दीजिएगा किसी को, प्लीज। अब आप बोल सकते हैं। हर जी, आप पहले से ये जो एक सेंटेंस बोल के बात शुरू करते हैं ना, आप ऐसे बात नहीं शुरू करा करिए। मैं किसी यहाँ सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठा। सर आप भी मुझे मत सिखाया करिए कि मेरे को कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं। मैं रिक्वेस्ट अपील कर रहा हूं सर आपसे। नहीं, आप मुझे सिखाएंगे? नहीं, मैंने आपको नहीं सिखाया। सिखाएंगे क्या फिर? मैंने आपको सिखाया ही नहीं। तो क्या ये स्टेटमेंट? मैंने आपको नहीं सिखाया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राहुल जी को आप सर्टिफिकेट मत दीजिए कि भैया आपको कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना है। मैंने सिर्फ इतना कहा। और तिलक जी को भी मैं यही कह रहा हूं और राहुल जी को भी मैं यही कह रहा हूं, तीनों को मैं यही बात कह रहा हूं। आप फिर कहते हैं कि नहीं आप सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं। तिलक जी आप आइएगा। अनिल जी जिस बात को कह रहे हैं कितना इत्तेफाक रखते हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण का काम करती है और
आपने महंगाई की एक बार भी अगर बात की हो तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह दिया जाएगा कि हां, बीजेपी ने कांग्रेस को लेकर जो सवाल खड़े किए थे वो सही थे। तिलक जी। भाई, मैंने डिबेट की शुरुआत में ही कहा था कि ये लोग बिलबिलाए हुए हैं। टीवी पर साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग बिलबिलाए हुए हैं। ये एंकर को भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एंकर को सिखा रहे हैं कि एंकरिंग कैसी करनी चाहिए। अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक बैठा हुआ है और वो सच बयानी कर रहा है, सच बयान कर रहा है देश के सामने, तो ये उनको भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि लोग बिलबिलाए हुए हैं, मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप इनको 1.5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ये उनका कैरेक्टर। ठीक है सर, आप करिए मुद्दे की बात, आपको ये सिखा रहे हैं, आप करिए। फिर तुष्टीकरण की राजनीति तो आप भी करते हैं सर। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल राजनीति करेंगे हम, लेकिन हम देश के भले के लिए राजनीति करेंगे और इस देश को अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए राजनीति करेंगे, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम राजनीति करेंगे। कर्नाटक में इनका जो है तीर वो निकल चुका है। नहीं, आप पे आरोप लगता है ना कि आप अल्पसंख्यकों को दबाने का काम करते हैं। आपने मुस्लिम आरक्षण कर्नाटक के अंदर खत्म कर दिया, आप मुसलमानों को एकदम दबाने का काम कर रहे हैं सर, यही आप पे आरोप लग रहा है। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि अगर आप डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक भी देश का हिस्सा है, ये बात कही जा रही है इस वक्त। देखिए अनिल भाई मैं फिर कह रहा हूं, सबका साथ सबका विकास, ये 2014 से लेके अभी तक हमारा यही नारा है। सर वो कर्नाटक के चुनाव में आप नहीं कह रहे हैं ना तिलक जी, नहीं तिलक जी, इधर की बात नहीं सर। सबका विकास, तिलक जी, आरक्षण की बात, तिलक जी एक मिनट सुन लीजिए, तिलक जी एक मिनट सुन लीजिए। तिलक जी, अल्पसंख्यक क्या देश का हिस्सा है या नहीं है? तिलक जी मुझे एक बात बताइए, अल्पसंख्यक देश का हिस्सा है या नहीं है? हर्ष जी, अभी अभी आपने स्वयं बताया, हमने उत्तर प्रदेश में 300 प्लस निकाय चुनाव में टिकट दिए। कौन लोग हैं ये? मैंने उससे गुरेज किया ही नहीं, मैंने कर्नाटक की बात की है कि दक्षिण में आपने मुसलमानों को साफ साफ ये क्यों कह दिया कि आरक्षण हमने खत्म कर दिया है। आप सरधर्म की बात वहां पर कर सकते थे, ठीक है, अगर असंवैधानिक तरीके से था, आप संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं तो आप सरधर्म की बात करिए ना सर। देखिए हर्ष भाई, मैं फिर से कह रहा हूं, देश के सामने फिर से कह रहा हूं, धर्म के नाम पर आरक्षण ठीक नहीं है। ये चाहे किसी भी प्रदेश में, ये मैं खुद भी मानता हूं, मेरी पार्टी भी मानती है। इसलिए तो कांग्रेस भी कह रही है कर्नाटक का चुनाव खत्म हो जाएगा तब देखेंगे। सुन लीजिए, ओबीसी का आधार दिया गया था वहां पर। नहीं, धर्म के नाम पर आरक्षण ठीक नहीं है, ये मेरा भी मानना है, मेरी पार्टी का भी मानना है। देखिए अब आते हैं कर्नाटक चुनाव पे। कर्नाटक चुनाव में साफ साफ इस बार हमारी पार्टी बहुमत से आ रही है। इन लोगों को पता चल गया, इसलिए इन लोगों ने तुरंत यूटर्न मान लिया कि अब हम मंदिर बनवा देंगे, बजरंगबली के नाम पे योजनाएं चलाएंगे। बिल्कुल झूठ, और ये बिल्कुल ठीक है। आपने क्या कहा, एकदम से आपने कर्नाटक में कौन कौन सी बातें गिनाई है? मैं बताऊं आपने घोषणा पत्र में क्या क्या कहा है। आप भी तो वही कर रहे हैं सर, बिल्कुल आप भी तो वही कर रहे हैं ना, आप भी मंदिर बनवा रहे हैं। हमने उसमें किसी को कुछ तोड़ने की और बैन करने की कोई बात नहीं करी है सर। पीएफआई बैन है, आगे भी बैन रहेगा। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है, वो देश के तोड़ने की बात करता है, उसकी बात छोड़ दीजिए। बाकी हमने किसी को बैन करने की, कुछ तोड़ने की, कुछ मरोड़ने की बात नहीं करी है सर। हम आज भी कह रहे हैं। रोजगार कितना दिया आपने? जल्दी से, जानी जी पूछ रहे थे रोजगार कितना दिया सर। एक मिनट तिलक जी एक एक करके मुद्दे पे आ रहा हूं सर। रोजगार कर्नाटक के अंदर आप लोगों ने कितना दिया? वो तो कह रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार आई तो आप बेरोजगार हो गई आम जनता। देखिए हर्ष भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मुझे थोड़ा समय दी। देखिए देश के अंदर कर्नाटक भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बाकी राज्य में, देश के अंदर अगर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, देश के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, देश के अंदर में हर बड़े शहर में मेट्रो बन रही है, ट्रेनें जो है वंदे भारत चलाई जा रही है, ये जो काम हो रहे हैं नहीं है ना। मैंने कर्नाटक पर आपसे सवाल किया सर, आप देश पे पहुंच गए हैं। तिलक जी ठीक है, तिलक जी मैं चाहता हूं बस इतना कि अगर कोई मेरी डिबेट में आ रहा है तो पूरा होमवर्क करके आए कि भैया हाँ कितने रोजगार को दिया है, कितना आंकड़ा है, कितना नहीं है सर। मैं वो तभी तो मैं तथ्य पूछता हूं कि अनिल जी बताइए आपके पास क्या तथ्य, तिलक जी बताइए आपके पास क्या तथ्य। अनिल जी आप आइएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इन चीजों को बताया। एक मिनट अनिल जी वो कह रहे हैं कि पूरे देश को देखिए, देश के अंदर सड़कों का जाल बिछाए, वंदे भारत ट्रेन इस वक्त चल रही है, देश के अंदर जितना विकास हो रहा है वो दिख रहा है। अनिल जी हर्ष जी देखिए, CMIE का रिपोर्ट है 2.5 लाख सरकारी सैंक्शन पोस्ट कर्नाटका में खाली पड़े हुए हैं। मैं कोई भी आंकड़ा इस तरीके से नहीं बोलता हूं जिसका कोई आधार ना हो,
और इस समय क्योंकि केंद्र में इन्हीं की सरकार है तो सारे के सारे आंकड़े भी इन्हीं के हैं। कर्नाटक में इस समय बेरोजगारी दर 7.8% है, जो कि देश में जो सबसे लोएस्ट है उनकी कैटेगरी में ये स्टेट खड़ा हुआ है। जो देश सबसे अग्रणी स्टेट हुआ करता था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईटी में देश का परचम पूरी दुनिया में लहराता था, आज वो सिलिकॉन सिटी जहां पे हुआ करती थी बैंगलोर, आज वहां पे सारे के सारे जो युवा हैं वो अपनी 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी झेल रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। किसानों की मैं बात करूंगा। किसानों में मैंने आपको बताया कि 20% जो आत्महत्याएं हो रही है वो किसान कर्नाटका से आते हैं, लेकिन चलिए ठीक है अनिल जी, वो जनता जवाब देगी। माफी के साथ मेरे पास समय इतना ही था। ठीक है, जनता इस पर जवाब देगी। आप जरूर दोबारा आइएगा, हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। अनिल जी आपने समय निकाला। तिलक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। राहुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। और मुद्दे की बात में आप तीनों हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल कर्नाटक की सियासत पर हम बातचीत कर रहे थे और सियासत सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली पर और अली पर हो रही है, जो इस वक्त बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू हमारे, मुसलमान हमारे। लेकिन आप समझिएगा कि राजनेता सिर्फ राजनीति के लिए हिंदू और मुसलमान करता है, लेकिन आप अपने सड़क नाली के लिए वोट डालिए, शिक्षा के लिए वोट डालिए, अस्पताल के लिए वोट डालिए और आप आगे आने वाला भविष्य अपना खुद ही तय करिए। फिलहाल सीधे आपको उत्तर प्रदेश लिए चलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा रहे हैं। द्वारा युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहित करने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। अब तक हम 65,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवा चुके हैं। 85,000 इनकी संख्या है। 20,000 जो शेष बचे हैं अगले वर्ष तक हमें उन्हें भी स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ जोड़ चुके होंगे। एक बड़े पैमाने पर इन कार्यक्रमों को जहां आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं खेल और खिलाड़ियों की प्रोत्साहन करने के लिए भी अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में स्थापित कर रहा है। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर स्थापित होने वाला यह स्पोर्ट्स का उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। और विश्वविद्यालय के साथ ही मेरठ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष कार्य योजना का एक हिस्सा है कि वहां पे स्पोर्ट्स की आइटम को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने शासन की ओर से भी और इस क्षेत्र से जुड़े हुए स्टेक होल्डर को प्रोत्साहित करने के लिए भी अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। मैं विश्वास दिला सकता हूं भारत सरकार को कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए उसके तृतीय संस्करण के लिए उत्तर प्रदेश का चयन किया गया है। और उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज केवल आबादी की ही इससे बड़ा नहीं, बल्कि हर आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप ही बड़ा हो जाता है। और अब तक का सबसे बड़ा आयोजन यह होगा, क्योंकि 200 विश्वविद्यालयों के हमारे छात्र छात्राएं इस आयोजन के साथ भागीदार बनेंगे। उत्तर प्रदेश को जानने, सीखने और समझने का एक अवसर उन्हें प्राप्त होगा। और उत्तर प्रदेश को देश के 200 विश्वविद्यालयों से आने वाले अपने इन युवा अतिथियों के स्वागत का भी एक अवसर प्राप्त होगा। और उत्तर प्रदेश की पूरी टीम इसके लिए तैयार है। मैं इस अवसर पर आज एक साथ लोगो, एंथम, मैस्कट, जर्सी और टॉर्च के अनावरण का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इन कार्यक्रमों के साथ ही 25 मई से प्रारंभ होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभारंभ के लिए भारत सरकार को और सभी राज्यों को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे इस आयोजन के साथ भागीदार बने, अपना मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार को दें और उत्तर प्रदेश सरकार उन सब के स्वागत के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ तैयार होगा। ये गेम्स वास्तव में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को अपने युवाओं तक पहुंचाने में मील के पत्थर साबित होंगे। इस पूरे आयोजन के प्रति हमारे राज्य की ओर से हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
माननीय गेम के अवसर पर इस वक्त अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी है और खेल मंत्री की मौजूदगी में हमने देखा है किस तरीके से उसकी शुरुआत हो गई है। यानी यूनिवर्सिटी के अंदर गेम्स की शुरुआत हुई है और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया है कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है। फिलहाल बड़ी खबर, शरद पवार अपना कार्यकाल पूरा करें, एनसीपी कमेटी की तरफ से कहा गया है। एनसीपी दफ्तर के बाहर समर्थकों की नारेबाजी देखने को मिली है। खबर इस वक्त की बड़ी आपको बता रहे हैं, पवार के फैसले से सभी हैरान थे। प्रफुल्ल की तरफ से कहा गया शरद पवार को मनाने की कोशिश की गई है। ये भी कहा गया है दरअसल एनसीपी कमेटी इस वक्त फैसला सुना रही है और ये कह रही है कि शरद पवार को अपना कार्यकाल पूरा करना ही होगा। ये जानकारी इस वक्त की बड़ी आपको दे रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जैसे ही खबर सामने आई कि शरद पवार इस्तीफा दे रहे हैं, अध्यक्ष पद पर वो नहीं रहेंगे, उसके बाद भूचाल समझ के आज इसके बाद एनसीपी की कमेटी की तरफ से यह फैसला दिया गया है कि शरद पवार अपना कार्यकाल पूरा करें और शरद पवार को अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा और एनसीपी कमेटी ने इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त काफी दिलचस्प होती नजर आ रही है, क्योंकि बीएमसी चुनाव होने हैं और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी होंगे और उससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का कौन सा अहम रोल रहेगा ये तो साफ हो गया है जब कमेटी ने कह दिया है कि शरद पवार अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। फौरन लौटना है सुपरफास्ट न्यूज के साथ। ठीक 11 बजे कर मुलाकात होगी मुद्दे